everyone. Welcome back to my channel Net Prep with Shiba Khan. I hope you all are doing well. And I apologize कि मेरी सेकेंड वीडियो के बाद थर्ड वीडियो डालने में थोड़ा सा टाइम लग गया ड्यू टू सम रीजन मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बट आई प्रॉमिस कि अब आने वाली वीडियोस मेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के ड्यूरेशन में ही मैं अपलोड करूंगी. So in today's video, we are going to start with a new topic that is objective of business. हम 11th onward से पढ़ते आ रहे हैं कि एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. हमेशा दो ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्लैश रहा है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इस वीडियो में हम ये प्रूव करने वाले हैं कि क्यों हमेशा से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को अच्छा माना गया है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को अच्छा नहीं माना गया है. तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को आखिर तक देखें. इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला एस्पेक्ट कवर करेंगे. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला एस्पेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello everyone. Today we are going to start with a very new topic. आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करने चाहिए. क्या उसको अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने चाहिए, क्या सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहिए. आज हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं. वैसे तो अभी तक स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एज अ बिजनेसमैन और एज अ बिजनेस मैनेजर हमारा गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए. बट वो क्यों नहीं होना चाहिए, आज हम वो पढ़ने वाले हैं. हम वो प्रूव करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है आपका सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, आपके शेयर होल्डर्स का वेलफेयर, आपकी कंपनी की ग्रोथ, आपकी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करेगा. आज हम वो प्रूव करने वाले हैं. नाउ फर्म्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस जो हैं आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप डिसीजंस नहीं लोगे आप अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे. ठीक है, तो आपको रैशनल बनना पड़ेगा. आपको पता है ना, एक रैशनल कंज्यूमर या फिर एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन होता है, जो सारी चीजों को, जितने भी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, उन सभी ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करके फिर डिसाइड करता है कि एक्चुअल में उसने कौन से ऑप्शन के साथ जाना है. तो आपको भी रैशनल बनना पड़ेगा, आपको भी डिसीजंस सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही लेने पड़ेंगे. तो अ फर्म मस्ट हैव अ गोल. उसका एक गोल होना चाहिए जिसके पीछे या फिर जिसके लिए वो काम करे ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सके. तो इट इज जनरली अग्रीड कि फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, आप अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करिए एज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म्स शेयर. क्यों? क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ होगी अगर वो मैक्सिमाइज होगी तो उसका रिफ्लेक्शन कहां पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है बच्चे आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे. और उससे क्या होगा, अगर आपकी कंपनी का जो शेयर है उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आप लॉन्ग टर्म तक ग्रो करने वाले हो. तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि लॉजिकली और ऑपरेशनली फीजिबल हमारा एक गोल जो सही रहता है वो होगा शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सबसे पहले हम पहले पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में. आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बेच सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. बेसिकली मेन लॉजिक क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे, कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो. एफिशिएंटली काम करने का मतलब क्या है, आप कम रिसोर्सेज की हेल्प से ज्यादा आउटपुट दे रहे हो. मान लीजिए आपके पास सिर्फ 20,000 के रिसोर्सेज हैं, 20,000 का रॉ मटेरियल है, लेकिन आप उसकी हेल्प से 50,000 का आउटपुट दे रहे हो. दिस मीन्स दैट यू आर एफिशिएंट इनफ. तो
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर सको और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। ये एक अच्छी बात है अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जा रहे हो, कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाते हो, आपको पता होता है कि कौन सा रिसोर्स आपको कितना आउटपुट देने वाला है, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले आपको पता ही है, अगर हम किसी भी फर्म के परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में क्लिक होती है वो होते हैं उसके प्रॉफिट्स। अगर वो कंटिन्यू नंबर ऑफ इयर्स के लिए प्रॉफिट अर्न कर रही है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक अच्छी इमेज सेट हो जाती है उस फर्म या फिर उस कंपनी की। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक बैरोमीटर है ऑफ द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। मतलब अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इससे पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और आप एफिशिएंट हो। एक तरह से ये मेजरिंग टूल है जिसकी हेल्प से लोगों के माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि यस, इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट देन यू आर एफिशिएंट एंड आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सेकेंड क्या पॉइंट है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर में है, दैट इट कवर्स कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। ऑब्वियसली बच्चे, अगर आपने 50,000 रुपए लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करा है तो ऑब्वियसली आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहोगे जिससे आपका वो 50,000 जो आपने अपनी पॉकेट से खर्चा था वो कवर अप हो जाए। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट अर्न ही नहीं करोगे तो फिर बिजनेस कंटिन्यू रखने का या फिर बिजनेस को कैरी ऑन करने का कोई क्वेश्चन ही यहाँ पे फॉल नहीं होगा। तो प्रॉफिट इफ यू आर अर्निंग देन इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। आपको पता है बिजनेस में कितने खर्चे होते हैं, तो वो सारे खर्चे पूरे करने के लिए आपका प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ऑब्वियसली मान लीजिए सारा खर्चा निकालने के बाद, मान लीजिए आपने 2022 का जो प्रॉफिट निकल के आया है आपका वो हुआ है ₹10 लाख। 10 लाख का प्रॉफिट आपने अर्न किया है। अब 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है आपने, जिसमें से आपके 5 लाख रुपीज कॉस्ट थी ऑफ रनिंग द बिजनेस। आपने सारे खर्चे पे कर दिए, जहां जहां से उधार लिया था वो पे कर दिया, आपने सैलरीज पे कर दी, आपने रेंट पे कर दिया, आपने सारे बिल्स पे कर दिए, आपने सारे सप्लायर्स को उनकी पेमेंट पे कर दी। अब आपके पास क्या बचता है? 5 लाख रुपए। ये किस काम आएगा? आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। आप इन पैसों को कहीं और फर्दर इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कमा सकते हो। तो प्रॉफिट क्या है? आपको फंड्स प्रोवाइड करता है ताकि आप ग्रो कर सको। नाउ विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि बच्चे एक बिजनेसमैन, आप खुद सोचो, अगर आप कोई बिजनेस अर्न करना चाहते हो, सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? क्यों कर रहे हो आप ये बिजनेस? ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। ये सबसे मेन मोटिव होता है आपको आपका बिजनेस कैरी ऑन करने का। बिजनेस करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका यही होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी आप जिसको देते हो वो होता है आपका प्रॉफिट्स। फिफ्थ, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स इन इमरजेंसी। ऑब्वियसली अगर आपके पास बैकअप होगा, अगर आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया है तो आप फ्यूचर कंटिजेंसीज को मीट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई थेफ्ट हो गया, आपके गुड्स खराब हो गए, या फिर आप कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कुछ नुकसान कर दिया आपका, तो ये सब चीजों को फेस करने के लिए आपके हाथ में पैसा होना जरूरी है। जो कि प्रॉफिट्स अगर आप अर्न करते हो तो उसकी हेल्प से आपको एक सपोर्ट मिल जाती है कि यस, आप फ्यूचर कंटिजेंसीज को इजीली मीट कर सकते हो। अब ये तो थे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि फेवर हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्जेक्शंस टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है कि प्रॉफिट्स एक्चुअल में, यहां पे किन प्रॉफिट्स की बात हो रही होती है उस चीज की क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाती। इन्होंने तो सिर्फ ये बोल दिया कि हमें प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने, बट
किस तरह के प्रॉफिट्स, व्हाट डज प्रॉफिट मीन, क्या वो टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट्स हैं, क्या वो टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट्स हैं, क्या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्या वो नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स है, क्या वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, क्या वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन जो है क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में एक बिजनेसमैन को कौन से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं, बिकॉज प्रॉफिट्स तो बहुत सारे हैं। तो ये एक वेग सा लाइन बोल दिया है इन्होंने कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में हमें कौन से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने चाहिए जिसकी हेल्प से हम ग्रो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच विच एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब ये एक ऐसा अप्रोच है बच्चे जो सिर्फ हमारे माइंड को एक ही डायरेक्शन में चलने को मजबूर करता है कि भाई हमने जैसे कैसे बस प्रॉफिट कमाने हैं, फिर चाहे वो हुक और बाय क्रुक। फिर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपने कैसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाया है, क्या आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, क्या आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पा रहे हो। नो, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत ही नैरो अप्रोच है जो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है कि हमें जैसे कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं और किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं उस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फिर आप इन सब चीजों में इंडल्ज हो जाते हो, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। ड्यू टू sole goal of profit maximization, there may be the exploitation of laborers and consumers. It may lead to immoral marketing and killing of the कंपटीशन। ये तो है ही बच्चे, क्योंकि जब आपके माइंड में एक बात सेट हो गई है कि मुझे किसी तरह प्रॉफिट कमाना है, तो फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। आपके पास जो लेबर काम कर रही है, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करोगे, जो कंज्यूमर्स आपके पास आ रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करोगे, अपने बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको सस्ते दाम पे, सॉरी महंगे दाम पे बेचना शुरू करोगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, इमोरल मार्केटिंग एंड किलिंग ऑफ द कंपटीशन। अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को मारने के लिए आप कुछ भी कर जाओगे। तो ये सब चीजें बच्चे इमोरल एक्टिविटी के थ्रू, इमोरल एक्टिविटी की तरफ हम ज्यादा चलने लग जाते हैं। मतलब इसमें वेलफेयर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। देखो, ना तो इसमें खुद के बिजनेसमैन का वेलफेयर आ रहा है, ना इसमें सोसाइटी के वेलफेयर आ रहा है, ना इसमें शेयर होल्डर का वेलफेयर आ रहा है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इसमें हम लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसमें अपने हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? बच्चे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें डिफरेंशिएट करवाता है कि मनी की वैल्यू आज की टाइम में क्या है और आने वाले कल के टाइम में क्या होगी, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से इग्नोर करता है। अब इट ट्रीट्स ऑल अर्निंग एज इक्वल व्हेन दे अकर इन डिफरेंट पीरियड्स। अब हम जो प्रॉफिट आज कमा रहे हैं, हम जो प्रॉफिट अगले 2 सालों में कमाएंगे, उसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता ये वाला ऑब्जेक्टिव। It does not differentiate between the profit of current year with the profit to be earned in the later year। बच्चे आप देखो ना, जो पैसा आपके हाथ में आज है उसकी ज्यादा वैल्यू होगी या फिर जो पैसा आपके हाथ में अगले 2 सालों में होगा? ऑब्वियसली बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। आपको नहीं पता कि आप अगले 2 सालों में उतना प्रॉफिट कमा भी पाओगे या नहीं कमा पाओगे। फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। तो इसलिए जो पैसा आज की डेट में आपके हाथ में है वो 100% आप उसको प्रेफरेंस दोगे। तो इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं करता ये वाला ऑब्जेक्टिव। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कैश रिसीव्ड टुडे एंड द सेम कैश रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। इसी चीज को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है।
हमारा मेन फोकस सिर्फ क्या होता है कि भाई हमने आने वाले समय में प्रॉफिट अर्न करना है। हमारे दिमाग में ये नहीं होता कि आज के टाइम में हमको कितनी अर्निंग्स आनी चाहिए, आज के टाइम में हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। वी डू नॉट डिफरेंशिएट कि आज के टाइम में पैसे की वैल्यू क्या है और अगले 2 सालों में पैसे की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। वैसे ये वाला पॉइंट हम दोबारा से आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जिन बच्चों को इस वाले वीडियो में नहीं समझ आया, उन टॉपिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डीपली करने वाले हैं। नेक्स्ट जो बच्चे पॉइंट है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क को कंसिडर नहीं करता है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है कि यार हमें सिर्फ पैसा कमाना है। हम ये नहीं सोचते कि प्रॉफिट के साथ साथ हमें लॉस भी हो सकता है। बिकॉज बच्चे आपको पता है, जब भी हम बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें रिस्क भी लेकर चलना पड़ता है। हमें प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। तो it does not take into consideration the risk of prospective earning stream. It fails to consider the fluctuation in profit earned from year to year. अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने जो प्रॉफिट 2020 में कमाया था वही सेम प्रॉफिट हम 2021 में कमाए। ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है बच्चे। प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है बिटवीन द ईयर्स, बिटवीन इवन वीक्स। जो प्रॉफिट मैंने इस हफ्ते कमाया है, अगला हफ्ते का प्रॉफिट मेरा बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। तो इस फ्लक्चुएशंस को कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी जाती है इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब रिस्क को कोई कंसिडरेशन नहीं दी जाती है, जबकि रिस्क जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर है बिजनेस में जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसमें से हमने कितना पार्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पार्ट हमने रिटेन करके रखना है। तो हम कितना पार्ट एज अ डिविडेंड दे रहे हैं और कितना पार्ट एज रिटेन करके रख रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है ऑन आर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि अगर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम अपने प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसको रिटेन करके रखेंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो हम उसी पैसे को शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी और जिसकी वजह से आपके कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता है। तो अब हम बच्चे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो ये वेग है, हमें ये नहीं बताता कि हमें एक्चुअल में कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। एक्चुअल में प्रॉफिट की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई ही नहीं गई है। सेकेंड, इट इग्नोर्स द टाइमिंग्स ऑफ रिटर्न। हम जो पैसा हम आज कमा रहे हैं और जो पैसा हम 2 साल बाद कमाएंगे, उसके बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन किया ही नहीं गया है। तो इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड, इट इग्नोर्स रिस्क के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। हम अनसर्टेनिटी को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कल भी प्रॉफिट कमाएंगे और तीसरे साल भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, जबकि ये चीज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल वेग है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो बच्चे ये चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि हाँ, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट ही कमाना एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इसमें आप ना तो अपना वेलफेयर कर पाते हो, ना अपने कंज्यूमर का वेलफेयर कर पाते हो, ना अपने शेयर होल्डर्स का वेलफेयर कर पाते हो, और ना ही सोसाइटी का वेलफेयर कर पाते हो, जो कि ये चारों का वेलफेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक बिजनेस में इंडल्ज हो। So, this was the topic of the day, the topic of today's video. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को अच्छा, फेवरेबल नहीं माना जाता। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आने वाले वीडियो में हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। Till then, do like, share, comment to my YouTube channel with the Net Prep with Shiba Khan.